तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज पर, जहां पर AS1 हमें बताता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में, AS2 हमें बताता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के बारे में कि हम अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करें, क्योंकि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है और इसमें गड़बड़ करके हम प्रॉफिट को चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है जहां हमें गाइडेंस मिलेगी कि वैल्यूएशन किस पर करी जाए इन्वेंट्री की, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी दिखाई जाती है। ठीक है ना। तो क्या है गाइडेंस मिलेगी हमें। इन्वेंट्रीज होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं व्हाट इज इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या होता है। तो यहां लिखा इन्वेंट्रीज एक असेट होता है और ये हमारे पास रखा होता है, क्यों, सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, हमने बेचने के लिए रखा है। तो बेचने के लिए जो रखा होता है वो क्या होता है, फिनिश गुड्स या स्टॉक इन ट्रेड, बना बनाया खरीदा और आगे बेचना है तो स्टॉक इन ट्रेड, और अगर खुद बनाया है तो फिनिश गुड्स। और इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, सेल करने के लिए जो प्रोसेस में हो, इसका मतलब रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हो या WIP हो। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन तो WIP हो गया, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है तो WIP हो गया, ये फिनिश गुड्स या स्टॉक इन ट्रेड हो गया। प्रोसेस में है तो WIP हो गया, ये भी हमारा इन्वेंट्री हो गया। और कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स तो रॉ मटेरियल हो गया। हमारे पास कंजम्पशन के लिए लिखा है, क्यों कंजम्पशन होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में। या सर्विस फॉर सेल, जो हम सर्विस करेंगे उसमें हमारा यूज आएगा, तो वो भी हमारा इन्वेंट्री का पार्ट, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल अदर देन मशीनरी स्पेयर्स। तो कोई भी मेंटेनेंस का पार्ट है वो भी हमारा कंजम्पशन होगा, वो भी इन्वेंट्री हो जाएगा। कंज्यूमेबल है वो भी इन्वेंट्री होगा, लेकिन मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट के इक्विपमेंट जो है, स्टैंड बाय इक्विपमेंट है, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के डेफिनेशन में आते हैं, उसके अलावा, मतलब जो फिक्स्ड एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट AS10 पढ़ेंगे, उसमें बता रखा है कि हमारे पास जो लंबे समय के लिए चीजें यूज होंगी वो सब हमारी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। तो अगर वो PPE मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है तो फिर वो इन्वेंट्री नहीं हो सकता, और इन्वेंट्री है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं हो सकता। अब जो कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर सेल इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाई एंड कंज्यूमेबल्स। अब एक बताओ, हमारे पास डीजल रखा है, मशीन में डालेंगे, ऑयल डाला है, लुब्रिकेंट ऑयल मशीन में डालेंगे जहां प्रोडक्शन होगी, तो वो भी हमारा इन्वेंट्रीज में आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर हमारा कोई प्रॉपर्टी प्लांटेड एक मशीन है, उसका एक पार्ट है, 50,000 रुपए का पार्ट है, मशीन का पार्ट, वो हमने लेकर रखा है कि मशीन में वो पार्ट खराब होगा तो हम चेंज कर दें, तो वो इन्वेंट्री में नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी प्लांटेड इक्विपमेंट का हिस्सा बनने वाला। लेकिन कोई ऐसी नॉर्मल चीजें हैं, जैसे एक मशीन में कई बार क्या होता है, बेल्ट डलती है, चेन डलती है, बेल्ट होती है, जैसे साइकिल में चेन होती है तो बेल्ट होती है चलाने के लिए, तो वो होता है, यूज होती रहती है, महीने 2 महीने 3 महीने में बदल जाती है, हमने खरीद के अपने पास रख ली, तो ये कंज्यूमेबल्स है, ये कोई फिक्स एसेट नहीं है, तो वो इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगी, है ना। कोई प्रॉपर्टी, अब जैसे बॉल बेरिंग होते हैं, जैसे साइकिल के टायर में भी बेरिंग होता है ना, बॉल बेरिंग होते हैं ना, एक ऐसा बना होता है और बीच में बॉल बॉल सी होती हैं, छोटी छोटी सी, है ना। तो ये घुमाने के काम आता है चीज को, पहिए को, या कोई चीज को घुमाने के काम आता है, पंखे में भी लगा होता है, तो ये घूमता है। अब ये पता चला 200-400 रुपए की आइटम है, खराब होती है, डलती रहती है, तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में थोड़ी ना आएगा, ये तो इन्वेंट्री का पार्ट, तो वो सब इन्वेंट्रीज में आ जाएगा। इन्वेंट्री के अंदर हम गुड्स परचेज करते हैं और रीसेल करने के लिए भी रखा है, मतलब स्टॉक इन ट्रेड, तो वो भी सब आ जाता है। फॉर एग्जांपल, जो हमने खरीदा है रिटेलर ने रीसेल करने के लिए, है ना, या कोई और प्रॉपर्टी है रीसेल करने के लिए, वो सब भी हमारा आएगा। फिनिश गुड्स WIP भी आएगा, है ना, मेंटेनेंस सप्लाई कंज्यूमेबल लूज टूल्स सब आएगा।
इन्वेंटरीज डू नॉट इंक्लूड स्पेयर पार्ट्स एंड स्टैंड बाई, मतलब वही सारी बात दोबारा से बता रखी है। फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड इन द फ्रॉम द स्कोप ऑफ AS2। AS2 किन चीजों के बारे में बातचीत नहीं करता? ये WIP कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात नहीं करता है। उसका रीजन ये है कि उसके लिए AS7 अलग से, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 अलग से है, तो ये उसको, जब हमारे पास किसी भी टॉपिक के लिए स्पेसिफिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो फिर तो उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात मानी जाएगी ना। ये तो जनरल हो गया। जैसे इन्वेंट्री हेल्ड फॉर कंस्ट्रक्शन है ना, तो वो सब कुछ क्या होगा हमारे पास AS7 में आएगा। लेकिन अब हमारे पास सीमेंट रखा हुआ है ना, तो सीमेंट रखा है, ये क्या है? सीमेंट रॉ मटेरियल है ना, तो ये तो AS2 में ही आएगा। जो WIP है, जैसे हम कोई रोड बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, वो ब्रिज, पर्टिकुलर ब्रिज बिल्डिंग हमारे लिए क्या है? WIP। लेकिन उस WIP की जो वैल्यूएशन है वो हम AS7 में सीखे, ना कि AS2 में। लेकिन जो माल रखा है, सीमेंट है, पत्थर है, रेत है और सामान है डलने के लिए, वो सब हमारा AS2 में ही आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस है ना, सर्विसिंग वगैरह सब कुछ यहाँ आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ए पार्ट ऑफ सर्विस है ना, तो सब कुछ यहीं पर ही हमारा आ जाएगा। शेयर्स, डिवेंचर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैज हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड। It should be noted that these are excluded from the scope of AS13 as well. The current Indian practice is, however, to value at lower cost and fair value. अब हमारे पास, हमारा काम ही है शेयर को खरीदना बेचना, हमारा बिजनेस है, तो AS13 है इन्वेस्टमेंट पर। तो अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट अपने लिए रखी हुई है तो वहां पर AS13 एप्लीकेबल होगा। लेकिन हमने शेयर को बेचने खरीदने का काम है हमारा, और मतलब एक होता है हम अपने लिए ही खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, वो नहीं, हम दूसरों को बेचने के लिए खरीदते हैं, मतलब हम एक तरीके से ब्रोकर है। तो ब्रोकर का काम है शेयर मार्केट से शेयर खरीद के लोगों को दे, तो उसके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड, तो वहां पर AS2 लगेगा। AS13 कब लगेगा? इन्वेस्टमेंट पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो तब लगेगा जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ही अपने पास रख, अपने लिए खरीद रहे, ठीक है। लेकिन है अपने लिए कर रहे हैं ना, वो मैं खुद ही खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ कि पैसा बढ़ जाएगा, तो वो तो मेरी ही है ना, मैं खरीद रहा हूँ तुम्हें बेचने के लिए थोड़ी ना खरीद रहा हूँ, तो वो मेरा बिजनेस थोड़ी ना हुआ, वो तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाना चाह रहा हूँ। बिजनेस होता है मैं उसे किसी और को बेच के कमाऊं, तो मैं अगर किसी और को बेचने के लिए खरीद रहा हूँ तो ये इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा, AS2 में। Producers' inventories of livestock, agricultural and forest products, and mineral oils, ores, and gases to the extent they are measured at net realizable value in accordance with well-established practice in those industry. For example, sale is assured under a forward contract or a government guarantee or other a homogeneous market exists and there is a negligible risk of failure to sell. अब जैसे हमारे पास कोई लाइव स्टॉक है, जैसे हम सपोज खेती करते हैं, हमारे पास बैल है ना, या कोई एग्रीकल्चरल या फॉरेस्ट प्रोडक्ट है ना, तो अगर हम देखें तो वो सब हमारे इस दायरे से बाहर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने अभी तक क्या क्या देख लिया कि हमने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का WIP बाहर कर दिया इससे। WIP ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, शायद मैंने उस समय कुछ गलत ना बोल दिया हो, याद नहीं आ रहा मुझे। अगर हम सर्विस प्रोवाइडर हैं और हमारा कोई WIP है, मींस हमारी सर्विस थोड़ी हुई है, थोड़ी अभी नहीं हुई, तो वो सर्विस पूरी नहीं हुई, तो वहां पर ये AS2 अप्लाई नहीं होगा। AS2 अप्लाई होता है जो मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस,
सर्विस वर्क इन प्रोग्रेस के लिए AS2 अप्लाई नहीं होगा, के लिए दूसरे AS अप्लाई होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक शिपिंग कंपनी है, फ्यूल एंड स्टोर नोट कंज्यूम्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इन इन्वेंट्री, वो तो इन्वेंट्री है ना, बट नॉट कॉस्ट फॉर वॉयज इन प्रोग्रेस। अगर रास्ते में अब जो हम जितना रास्ता तय कर चुके हैं वो वर्क इन प्रोग्रेस में राइज फॉर डिफरेंट अदर सर्विसेज, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी, मेडिकल सर्विसेज एंड मर्चेंट बैंकिंग सोन। सपोज मैंने आपसे कहा मेरे लिए आप एक सॉफ्टवेयर बनाइए, अब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें कुछ खर्चा हो चुका है, अभी पूरा नहीं बना, तो वो क्या है, इंटेंजिबल असेट वर्क इन प्रोग्रेस है, तो वहां पर AS2 अप्लाई नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, PPE में नहीं आएगा वो इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट होता है अगर हम अपने लिए बना रहे हैं, तो बेचने के लिए बना रहे हैं ना, तो वो वहां नहीं होता है कवर। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि हमारी सर्विस के अंदर है और इनकम्प्लीट सर्विस है, तो वो AS2 के दायरे से बाहर। ठीक है, द टाइप्स ऑफ इन्वेंटरीज आर रिलेटेड टू द नेचर ऑफ बिजनेस। द इन्वेंटरीज ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर रीसेल। हमारे पास जब हम बात करते हैं कि बिजनेस हमारा माल बेचने का है, ट्रेड करने का, तो बना बनाया माल खरीद कर बेचेंगे, है ना, तो वो स्टॉक इन ट्रेड हो जाता है। इट मे बी ऑल्सो हैव एन इन्वेंटरी ऑफ सप्लाई सच एज रैपिंग पेपर, कार्टन्स एंड स्टेशनरी। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर जो हमारा अलग अलग टाइप की इन्वेंटरी हो सकती है, रॉ मटेरियल हो सकता है, फैक्ट्री सप्लाईज हो सकती है, कंज्यूमेबल्स, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकता है, तो ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं। एट द एंड ऑफ एट द ईयर एंड एवरी बिजनेस एंटिटी नीड टू असरटेन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्रीज, जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं। द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, दैट इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ये हमारे अकाउंटिंग पीरियड से नेक्स्ट ईयर में जाता है ना, अगले साल ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो अगर हमने इस साल सही वैल्यूएशन नहीं करी तो 2 साल का प्रॉफिट गड़बड़ हो जाएगा, इस साल का भी अगले साल का। और ये इन्वेंट्री एसेट होती है, इसलिए ये बैलेंस शीट में भी आता है ना, क्योंकि फ्यूचर में इनसे हमें पैसा भी मिलेगा। द कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री कॉस्ट आर कॉस्ट दैट आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द एंटरप्राइज। सच कॉस्ट मस्ट बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट incurred in bringing the asset to their present location, that is freight, and condition, that is cost incurred to convert the material into finished stock। क्या है, हर जगह हम यूज करेंगे कि हमारा जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर क्या आती है, 2 कॉस्ट होती है। एक उसको प्रेजेंट लोकेशन तक लाने का खर्चा, मान लिया हमारी ये फैक्ट्री है और ये हमारा माल है जहां पर रखा हुआ है, तो फैक्ट्री से यहाँ तक लाने में हमारे अगर 50,000 रुपए खर्च हुए हैं तो ये हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट में जुड़ जाए। दूसरा है कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, दैट इज उसको उस वैसा बनाने में, तो उस वैसा बनाने में हमारा रॉ मटेरियल के अलावा कन्वर्जन कॉस्ट होता है, उसको रॉ मटेरियल वेजेस लगता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगता है और फैक्ट्री ओवरहेड वगैरह लगते हैं उसे कन्वर्ट करने में। तो लिखा है कि 2 टाइप के, एक रॉ मटेरियल की कॉस्ट के अलावा उसको प्रेजेंट लोकेशन तक लाने का खर्चा और कंडीशन का खर्चा भी उसकी कॉस्ट में जुड़ जाता है। The cost incurred to maintain the inventory, that is storage, do not generate extra economic benefit for enterprise and therefore should not be included in inventory cost। तो कई बार क्या होता है, हमने माल आ गया यहाँ पर, अब यहाँ माल रखने में क्या हो रहा है, हर महीना हमारा गोडाउन रेंट जा रहा है और इसके अलावा जो गार्ड वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ऐसे बहुत सारे स्टोरेज के खर्चे हो रहे हैं। स्टोरेज के खर्चे से हमारा कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलना है, इसीलिए ये इंक्लूड इसमें नहीं होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम हमारा माल रखने पर हम उसका पैसा वसूल कर सकते हैं। जैसे अल्कोहल होता है, कई बार पुराना होता है तो ज्यादा महंगा बिकता है, कोई चावल होता है पुराना होता है तो महंगा, अगर हमारे को पैसा रिकवर हो जाएगा पुराना होने की वजह से तो हम कॉस्ट में जोड़ लेंगे।
unless those costs are necessary in production process prior to further production stage। तो या तो हमें उसे रखना ही पड़ेगा कि भैया बिना उसके हम माल नहीं बना सकते। मान लिया है कि हमने लकड़ी काटी है ना, अब लकड़ी कटने के बाद में वो गीली है तो उसको हमें 1 महीना 2 महीना रखना ही पड़ेगा, नहीं तो हम जो चीज बनाएंगे वो बेकार बनेगी और बिकेगी नहीं। तो 1-2 महीना रखने का खर्चा फिर तो हमारी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। या जो मैंने दूसरा एग्जांपल बताया कि कोई चीज है उसे रखा और पुरानी चीज बिक जाएगी, या कई बार प्रोसेस होता है उसे, वो तो बनता ही नहीं, प्रोसेस होता है कि उसे 2 महीना 6 महीना रखना पड़ेगा। कई बार वाइन होती है उसे रखना पड़ता है, तो वो सब चीजें हैं तो वो कॉस्ट का पार्ट होंगी। अदरवाइज नॉर्मली आपने माल बन गया बिका नहीं, रखा हुआ है तो कॉस्ट नहीं बढ़ाती रहो, वो महंगा होता जाएगा, बेकार पुराना होता जाएगा, महंगा होता जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं। आप कहोगे भाई आप किसी दुकान पर गए, उससे कहा पेस्ट्री दे दो, तो उसने कहा ये 50 रुपए की है, ये 55 रुपए की है। हमने कहा दोनों में क्या फर्क है? कह रहा 55 रुपए वाली कल वाली है, कल से आज तक रखने का खर्चा 5 रुपए आ गया रेफ्रिजरेटर का, तो आप उसको बासी के 5 रुपए एक्स्ट्रा थोड़ी ना दोगे। तो वो आपको पैसा एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देगा, तो आप उसे अपनी कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। कॉस्ट में ऐड कब करोगे? कॉस्ट में ऐड कब करोगे? जब उसका पैसा वो आपको देगा, है ना। जैसे मान लिया पुराना चावल है, अब पुराना चावल जो होता है वो पता चला अच्छा होता है और महंगा थोड़ा बिक रहा है, तो आपने कहा उसे हमने 2 साल 5 साल रखा है और वो महंगा है तो बेच सकते हैं। अल्कोहल में भी मैंने कहा था वो पुराना है, 10 साल पुराना अल्कोहल है, 15 साल पुराना, 20 साल पुराना है, तो महंगा बिकता है। The valuation on inventory is crucial because the direct impact in measuring profit loss for the accounting period। इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है, higher the value of closing stock, lower is the cost of goods sold and hence higher the profit। जितना हमारा स्टॉक की वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। The principle of prudence demands that no profit should be anticipated while all the foreseeable losses should be recognized। तो हमें फालतू का प्रॉफिट तो लिखना नहीं है और जो भी लॉसेस है उन्हें लिखना है 10। तो हमें क्या करना पड़ेगा? द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज लेस देन द इन्वेंट्री कॉस्ट। अगर ऐसा है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट से कम है तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे करनी चाहिए और हमें रिपोर्टेड प्रॉफिट को कम कर देना चाहिए इन एंटीसिपेशन ऑफ लॉस। तो हमारा खर्चा 10,000 है, हमें लग रहा 9,000 का बिकेगा, तो हमें 9,000 पे वैल्यू करके 1,000 रुपए का लॉस आज ही लिख लेना चाहिए। ऑन द अदर एंड अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा है तो हमें एंटीसिपेटेड प्रॉफिट को इग्नोर करना चाहिए और इसे कॉस्ट पर ही वैल्यू करना है। मतलब 10,000 रुपए की कॉस्ट है, 11 में बिकेगा, ऑब्वियसली ज्यादातर ऐसे ही होगा क्योंकि जितने में हम बनाते हैं उससे ज्यादा में बेचते हैं, तभी तो हम उसे बनाते हैं। तो 10,000 में बनाया, 11,000 में बिकने की उम्मीद है तो उसे 11 में वैल्यू नहीं करेंगे जब तक बिकेगा नहीं, इसलिए उसे 10,000 पे लिखेंगे। तो इन शॉर्ट हम वैल्यूएशन करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? वैल्यूएशन क्या होगी? इन्वेंट्री की कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। ये हम 11th क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं। 11th क्लास में भी हम यही काम करते थे कि हम लोग कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस पर ही वैल्यूएशन करते थे। ठीक है, अब आगे है द स्टैंडर्ड स्पेसिफाई व्हाट इज द कॉस्ट शुड कंसिस्ट एंड हाउ नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज डिटरमाइंड। तो कौन कौन सी कॉस्ट ली जाएगी और कैसे इसकी वैल्यूएशन करी जाएगी। तो एबनॉर्मल गेन और लॉसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर रेगुलरली। तो एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं, एबनॉर्मल गेन क्या होते हैं? जो कभी कभी होते हैं। फॉर ए मीनिंगफुल एनालिसिस ऑफ एन एंटरप्राइज परफॉर्मेंस, जो यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का उसे पता होना चाहिए कि हमारा जो अमाउंट आया है एबनॉर्मल वाला वो कितना है करंट पीरियड में, वो हमें पता होना चाहिए। फॉर दिस रीजन इंस्टेड ऑफ टेकिंग एबनॉर्मल गेन एंड लॉसेस इन इन्वेंटरी कॉस्ट, हम इसे P&L में अलग से दिखाते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को ट्रेडिंग अकाउंट से P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। अब तो कंपनी में तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता ही नहीं है, लेकिन उसे P&L में दिखाया जाता है। तो हमें पार्ट 1 ऑफ स्केड्यूल 3 टू द कंपनीज एट प्रेस्क्राइब द वैल्यूएशन मेथड शुड बी डिस्क्लोज फॉर इन्वेंटरी हेल्ड बाय द कंपनी। तो वैल्यूएशन मेथड एज पर कंपनी लॉ भी आपको
दिखाना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी वैल्यूएशन का मेथड बताना पड़ेगा। तो मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री शुड बी एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस, ये हम बात कर चुके हैं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू is the estimated selling price in the ordinary course of business less, इसमें से लेस करेंगे estimated cost of completion and the estimated cost necessary to make the sale। अब मान लिया हमारी जो कॉस्ट है वो है 10,000 और हमने देखा सेलिंग प्राइस है 13,000, लेकिन ये माल बेचने के लिए हमें 1,000 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा तभी ये माल बेच पाए, चाहे हमें यहाँ से लेकर के कहीं दूसरी जगह मार्केट में ले जाने का खर्चा हो, चाहे कमीशन का खर्चा हो, कोई भी खर्चा हो, पैकिंग का खर्चा हो, हमें 1,000 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने सेलिंग प्राइस नहीं लिखा है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, हमने बोला है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आपकी जेब में नेट अमाउंट कितना आएगा? तो नेट अमाउंट के लिए आपको एस्टिमेटेड खर्चे माइनस करने और इन दोनों में से जो भी कम है उस पर वैल्यू करना पड़ेगा। The valuation of inventory at the lower of cost and net realizable value is based on the view that no asset should be carried at a value which is excess of the value realizable by its sale or use। हम यूज करें या सेल करें, जो उससे बेनिफिट होगा उससे ज्यादा वैल्यू पर हमें कभी भी वैल्यूएशन नहीं करनी। एक इम्पोर्टेंट थोड़ा सा इसमें बात है कि इन्वेंट्री जो होती है रॉ मटेरियल की भी हो सकती है, फिनिश गुड्स या WIP की भी हो सकती है, स्टॉक इन ट्रेड भी यही आएगी। पहले मैं इसकी बात करता हूँ। इसे कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर पे वैल्यूएशन करेंगे, जो भी कम होगा। कॉस्ट में क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड उसे प्रेजेंट लोकेशन तक लाने का खर्चा। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे आएगी? रियलाइजेबल वैल्यू मतलब एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, रॉ मटेरियल के लिए लिखा है एट कॉस्ट। इफ फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट और अबव कॉस्ट। अब यहाँ क्या मतलब है, इसे ध्यान से समझते हैं। मान लिया रॉ मटेरियल है हमारे पास, उसकी कॉस्ट है 10,000, उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 8,000। ठीक है, तो किस पे वैल्यू करना चाहिए? 8,000? नहीं, अभी नहीं। रॉ मटेरियल के केस में हमें ये भी देखना पड़ेगा फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है जिसमें ये यूज होता है। और फिनिश गुड्स की कॉस्ट मान लिया 80,000 है और उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 90,000 है। इसे ध्यान से सोचो तो आपको पता चलेगा। देखो, रॉ मटेरियल वो होता है जो हम फिनिश गुड्स में लगाते, रॉ मटेरियल बेचते नहीं हम। अगर फिनिश गुड जिसमें हम लगा रहे हैं उसमें लगाने पर हमें ये पैसा वसूल हो रहा है, कैसे पता चलेगा? हमारी फिनिश गुड्स की कॉस्ट 80 है, बिक रहा है 90 में, इसका मतलब जो रॉ मटेरियल का खर्चा है वो तो वसूल हो रहा है या नहीं? तो जब हमें वो वसूल हो रहा है तो हम इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू ना लेकर के हम इसे कॉस्ट पे ही वैल्यू करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसा तो हमें वसूल हो जाएगा। लेकिन अगर ये सिचुएशन है, ठीक है, अगर ये सिचुएशन है और अब भी हम 10,000 पे ही वैल्यू करेंगे, लेकिन अगर ये हो गया कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू 8,000 हो, तो देखो हमारा ये रेट कम है और मार्केट में भी हमें जब हम फिनिश गुड बेचेंगे तब भी वसूल नहीं होगा हमें। तो ऐसी सिचुएशन में हमें 8,000 पे वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जनरली इसे कॉस्ट पर ही वैल्यू करना है रॉ मटेरियल को, लेकिन केवल एक सिचुएशन है, हमारा रॉ मटेरियल का फेयर मार्केट वैल्यू भी कम है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी कम है और फिनिश गुड्स का भी कम है, तो ही इसको हम कम पे वैल्यू दिखाएं, अदरवाइज ये जनरली कॉस्ट पर ही रहे। अब देखो एग्जांपल नंबर 1।
यहाँ लिखा है कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश्ड यूनिट मतलब WIP 150 है। ये अगले साल हमारा फिनिश्ड हो जाएगी, इस पे 100 रुपए का और खर्चा होगा। ठीक है, तो इसकी एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो 250 रुपए हो गई कि हमारा सेलिंग प्राइस एक्सपेक्टेड 250 250 है। लेकिन जब इसे बेचेंगे तो 250 में ही बिकेगा, लेकिन उसके लिए हमें 4% ब्रोकरेज का खर्चा करना पड़ेगा। तो जो ब्रोकरेज है वो है हमारा 4% 250 का मतलब 10 रुपए। अगर हम देखें WIP है, इसकी कॉस्ट है 150, नेट रियलाइजेबल वैल्यू देखें तो सेलिंग प्राइस 250, इसके लिए 100 रुपए का हमें खर्चा करना पड़ेगा बनाने में और 10 रुपए का ब्रोकरेज का खर्चा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो नेट जेब में आएंगे वो 140 रुपए आएंगे। तो 150 कॉस्ट है, 140 नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, दोनों में से जो कम है 140 उस पर वैल्यू करेंगे। ठीक है, मेजर पॉइंट क्या है वैल्यूएशन करने के लिए इन्वेंट्री के? 3 स्टेप है। पहला स्टेप इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालिए, दूसरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालिए, तीसरा दोनों को कंपेयर करिए। तो पहला स्टेप है कॉस्ट निकालिए। कॉस्ट में क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का खर्चा, अदर कॉस्ट उसे प्रेजेंट लोकेशन तक लाने का खर्चा। तो इसमें भी स्टेप नंबर 1 है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, उसका फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। परचेजिंग कॉस्ट कैसे आएगी? तो परचेजिंग कॉस्ट का मतलब जो हम खर्चा कर रहे हैं माल को खरीदने के लिए। तो माल को खरीदने के लिए हम क्या क्या खर्चा कर रहे हैं? द कॉस्ट ऑफ परचेज कंसिस्ट ऑफ द परचेज प्राइस इंक्लूडिंग टैक्सेस वगैरह जो बाद में रिकवर ना हो, वो वाले सारे टैक्सेस। अगर बाद में रिकवर हो जाएंगे तो वो वाले टैक्सेस हमें हटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और खर्चा जो सीधा इसको खरीदने से रिलेटेड है वो सब जुड़ जाएगा कॉस्ट में। ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट वगैरह माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि इससे तो हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। तो क्या क्या आएगा? परचेज प्राइस, कोई टैक्सेस, फ्रेट इनवर्ड वगैरह सब आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? जो टैक्स वापस हो जाएगा। जैसे GST दिया तो हम उसे ऐड ही नहीं करेंगे क्योंकि वो वापस हो जाएगा हमारा। तो कोई ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह है जो वापसी हो जाएगा, वो सब माइनस कर देंगे। बाकी जो वापस नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगा, वो सब हमारे कॉस्ट ऑफ परचेज में आ जाएगा। ड्यूटी ड्रॉबैक होता है, जैसे कई बार होता है कि हमने कोई टैक्स दिया और गवर्नमेंट कुछ कंडीशन पर कहती है कि वो जो टैक्स लग गया, ड्यूटी लग गई है, वो वापस मिल जाएगी। तो अगर कुछ मान लिया हमने कुछ इंपोर्ट किया, उसके बाद उस माल को एक्सपोर्ट भी कर दिया, तो हो सकता है गवर्नमेंट का रूल हो कि अगर आप कोई माल इंपोर्ट करते हैं फिर एक्सपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने पे जो टैक्सेस लगे तो वो रिवर्स हो जाएंगे। पहले कस्टम में ज्यादा होता है ना। सपोर्ट करती है फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है तो उनको सपोर्ट किया जाता है ना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, अलग अलग जगह होती है, वहां से आप कुछ भी बनाइए और उसको आप एक्सपोर्ट करिए, उस पर कई बार तो टैक्स भी नहीं लगता। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी आती है हमारी, परचेजिंग कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आती है। अब कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर क्या क्या आ जाता है? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये कन्वर्जन करते हैं, साथ ही साथ फैक्ट्री ओवरहेड आते हैं। जो सिस्टमेटिक एलोकेशन होता है फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो, दोनों आते हैं। क्योंकि फैक्ट्री जो जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उसे ओवरहेड बोलते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसे प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। तो जो ओवरहेड होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, वर्क ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड। तो ये वाले फैक्ट्री ओवरहेड हमारे कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में आते हैं, चाहे फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो।
क्योंकि यही हमारी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि फिक्स्ड ओवरहेड को कैसे हम चार्ज करें, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड तो फिक्स्ड है, पूरे साल के उतने ही होंगे। तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो फैक्ट्री ओवरहेड की होती है, जो कांस्टेंट होती है, वॉल्यूम के हिसाब से नहीं होती है, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह ये सब कुछ, तो इसको हम पहले तो बताया फिक्स्ड ओवरहेड होते कैसे, क्या होते हैं, बाद में बताया उसे कैसे चार्ज करेंगे। वेरिएबल कौन से होते हैं, जो आउटपुट के हिसाब से चेंज होते हैं। तो एलोकेशन कैसे होगा फिक्स्ड ओवरहेड का, फैक्ट्री ओवरहेड का, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, जो जनरली हम हर साल बनाते हैं माल, आउटपुट या आर्स हमें पता है, तो उसके हिसाब से ही हम चार्ज करेंगे। जैसे हमारा मान लिया फिक्स्ड ओवरहेड है फैक्ट्री 50,000, और मान लिया हम जनरली एवरेज 50,000 यूनिट बनाते हैं, तो एक यूनिट का 1 रुपया हम चार्ज कर लेंगे। चाहे 55,000 बनाए चाहे 45,000 बनाए, 1 रुपया पर यूनिट ही चार्ज करेंगे। लेकिन इसमें एक बात और बता रखी है, इन पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई प्रोडक्शन the amount of fixed overhead allocated to each unit is decreased, so inventory are not measured above cost। तो ये क्या क्या रखा है, अब मान लिया हमारा नॉर्मली खर्चा 50,000 है, नॉर्मली आउटपुट होता है 50,000, 1 रुपया पर यूनिट, लेकिन इस बार आउटपुट हो गया हमारा 90,000, तो 1 रुपए के हिसाब से हम तो 90,000 रुपए लिख लेंगे खर्चा, लेकिन खर्चा तो 50,000 हो रहा है। तो हमारा, या हम और आसान बनाने के लिए मान लिया हमने 1 लाख यूनिट बना दी, तो एबनॉर्मल हाई हो गया ना, डबल बना दिया हमने। तो हमारा एक्चुअल एक्सपेंस कितना आ रहा है, 50 पैसे, क्योंकि 50,000 रुपए खर्च हुआ 1 लाख यूनिट पे, लेकिन नॉर्मल के हिसाब से हम कितना चार्ज कर रहे हैं, 1 रुपया। तो अगर 50 पैसे असल में खर्चा हो रहा है, चार्ज कर रहे हो 1 रुपया, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन तो ज्यादा हो गई, प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। तो ये लिखा है कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ज्यादा ना हो जाए, तो हम एक्चुअल पे ही करेंगे, 50 पैसे लिखेंगे। तो ये याद रखना है, नॉर्मली तो हम 1 रुपए पे करेंगे, लेकिन अगर हमारा प्रोडक्शन एबनॉर्मल हाई हो गया तो हम उसे 50 पैसे एक्चुअल पे करें। ठीक है, वेरिएबल तो एक्चुअल के हिसाब से ही करेंगे। ठीक है, जॉइंट प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग का एक पार्ट चैप्टर है, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, हमने एक खर्चा किए कुछ, और एक प्रोसेस के बाद हमारे पास 2 या 3 प्रोडक्ट बनकर आ गए, खर्चा एक साथ हुआ, प्रोडक्ट 2-3 बन गए। तो उस चैप्टर में हम पूरा सीखते हैं कि इसको हम कैसे इन तीनों में बांटें। तो कायदा क्या कहता है, बेस्ट मेथड क्या होता है, इसे बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जब अलग अलग हुए, ये जब प्रोडक्ट अलग अलग हुए तो इसे बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट, अलग अलग होने पर पॉइंट। तो कायदे से हम देखें कितना कितना आउटपुट हुआ यूनिट में, और उस दिन अगर ये मार्केट में बिक सकते हैं तो इसका मार्केट प्राइस क्या है, उस रेशो में हम जॉइंट कॉस्ट को बांटते हैं। कई बार हमें ये मार्केट प्राइस नहीं दिया होता इस दिन का, या उस दिन मार्केट में बिक नहीं सकते, ये अभी रॉ मटेरियल है या ऐसा है ही नहीं कि बिक पाए, तो इन पे क्या होता है, हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट करते हैं, और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग सेलिंग प्राइस हमें पता है, हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, सेलिंग प्राइस माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो यहाँ का नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगा ना, उस रेशो में बांट देंगे। मान लिया ये भी नहीं पता वो भी नहीं पता, तो यूनिट्स के रेशो में, मतलब हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। तो यहाँ पर भी ये लिखा है, व्हेन द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ईच प्रोडक्ट इज नॉट सेपरेटली आइडेंटिफिएबल, हमें नहीं पता अलग अलग खर्चा कितना हुआ, इकट्ठा खर्चा हुआ था, तो टोटल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन को हम रेशनल एंड कंसिस्टेंस बेसिस पर किसी सही तरीके से बांट देंगे। फॉर एग्जांपल एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो मैंने बताया। तो ये होता है एक बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। बाय प्रोडक्ट क्या होता है, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट में थोड़ा सा फर्क होता है। जॉइंट प्रोडक्ट है जो दूसरा प्रोडक्ट रिलेटिवली उसकी हाई वैल्यू है, जैसे मान लिया सोना चांदी, तो सोने की वैल्यू मान लिया चांदी से 10 गुना ज्यादा है, 100 गुना ज्यादा, लेकिन चांदी भी एक अच्छा खासा प्रोडक्ट है, महंगा है, और रिलेटिवली एक जॉइंट प्रोडक्ट है। लेकिन बाय प्रोडक्ट होता है जस्ट लाइक स्क्रैप कबाड़, लेकिन उसकी थोड़ी आइडेंटिटी है अलग से, स्क्रैप से थोड़ा सा ऊपर। तो इसकी ज्यादातर, इससे हम क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर देते हैं, ज्यादातर ऐसा करते हैं। तो इन केस ऑफ बाय प्रोडक्ट,
स्क्रैप और वेस्ट मटेरियल आर नॉट ऑफ मटेरियल वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है। दे आर मेजर्ड नेट रिलाइजेबल वैल्यू, क्योंकि कॉस्ट तो इसकी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हमने माल बनाया कुछ स्क्रैप टाइप का, कोई हल्का फुल्का प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम चीनी बनाने के लिए शुगर केन, गन्ने का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीनों से गन्ने को बिल्कुल निचोड़ दिया जाता है, उसका सारा जूस निकाल लिया जाता है, उसके बाद पाउडर बचता है। जैसे हम तो गन्ना खाते हैं, हल्का सा चूसते हैं और फेंक देते हैं, वो तो बिल्कुल ही मशीनों में तो उसको बिल्कुल ही बिना जूस का एकदम सूखा पाउडर सा बच जाता है। तो वो मोलासिस शायद बोलते हैं, वो जानवरों को खिलाने के काम आ जाता है। तो कई बार तो बेच देते हैं या कंपनी वाले, कई बार तो फैक्ट्री के बाहर फेंक देते हैं, लोग अपने आप उठा के ले जाते हैं, कई बार सस्ता बेच देते हैं। तो अगर वो काफी सस्ता बेचा है मान लिया, तो उसका जो पैसा मिला है वो वही हम नेट रिलाइजेबल वैल्यू पर ही उसकी वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, और हम जैसे सेल ऑफ स्क्रैप होता है, हम अपनी कॉस्ट को कम करते हैं। अगर आपने कॉस्ट शीट पढ़ा हो कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो उसमें कॉस्ट शीट बनाते हुए फैक्ट्री ओवरहेड में हम लेस करते हैं सेल ऑफ स्क्रैप, जस्ट लाइक। तो ये स्क्रैप की तरह हमारी कॉस्ट को कम कर देता है। ठीक है, तो हमारा एक तरीके से स्क्रैप वैल्यू को हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में से रिड्यूस हो जाता है। तो कन्वर्जन कॉस्ट में हमारे पास अगर फैक्ट्री ओवरहेड है, तो ये हमारे फिक्स्ड भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो फिक्स्ड को नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से लेते हैं, है ना, लेकिन एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन होता है तो एक्चुअल पर ले लेते हैं, है ना। वेरिएबल को तो एक्चुअल के हिसाब से लेते हैं। अब जो कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर आती है, ये वेरिएबल ही होती है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो वेरिएबल ही होती है, तो ये तो हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से ही होती है। जो जॉइंट कॉस्ट होती है, अगर वो मेन को प्रोडक्ट है तो सेलिंग प्राइस के हिसाब से बांट देते हैं, है ना, एट द सेपरेशन पॉइंट जो मैंने आपको बताया, है ना। और अगर सेपरेशन पॉइंट का नहीं बताया तो हम क्या कर सकते हैं, बाद में निकाल करके माइनस करके नेट रिलाइजेबल वैल्यू निकाल सकते हैं। जो बाय प्रोडक्ट है जनरली ने नेट रिलाइजेबल वैल्यू पर लेकर के कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं। अब जैसे एग्जांपल नंबर 2 है, एबीसी लिमिटेड का एक प्लांट है जो 1 लाख यूनिट की कैपेसिटी है पर एनम, और 18 लाख रुपए का फिक्स्ड ओवरहेड होने की उम्मीद है। तो नॉर्मली हम 1 लाख यूनिट बनाते हैं तो हम 18 रुपए पर यूनिट के हिसाब से ले लेंगे। 18 लाख रुपए का खर्चा 1 लाख यूनिट से वसूल करना है, तो 18 रुपए पर यूनिट के हिसाब से ले लेंगे जनरली। तो एक्चुअल प्रोडक्शन 1 लाख हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा फिक्स्ड ओवरहेड नॉर्मल के हिसाब से और एक्चुअल आउटपुट भी सेम है, तो वो हमारा 18 लाख ही आएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्चुअल प्रोडक्शन 90,000 हुई, तो 90,000 पर हम तो जो लेंगे कॉस्ट फिक्स्ड ओवरहेड तो चेंज होता नहीं आउटपुट के हिसाब से, तो ये तो कांस्टेंट 18 लाख रहेगा, है ना। तो एक्चुअल हमारे जो कॉस्ट आया वो तो 20 रुपए पर यूनिट आया, है ना। तो लेकिन अगर हमने 20 रुपए के हिसाब से फिक्स्ड ओवरहेड दिखाया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इट विल बी ओवर वैल्यूड एंड द लॉसेस ऑफ 1.8 लाख विल बी इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक लीडिंग टू हायर ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअली अर्न। तो ये एडवाइजेबल रहता है कि हम नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से ही वैल्यूएशन करें, और 90,000 यूनिट को 18 के हिसाब से ही वैल्यू करें 16,20,000 में। और हम जो 1,80,000 रुपए का वसूल नहीं कर पाए खर्च, इसको एक कॉस्ट अकाउंटिंग में नाम देते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। एक है ना कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग से चैप्टर है ओवरहेड, उसमें बता रखा है कि जब हम इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड, इसे अंदाजे से वसूल करते हैं, क्योंकि जब हम अंदाजे से वसूल कर रहे होते हैं तो एक्चुअल खर्चे से कम ज्यादा ही वसूल होता है। तो जब कम वसूल किया तो उसे अंडर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ज्यादा वसूल किया तो ओवर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन के भी अलग अलग मेथड होते हैं। इसका क्या करना है, एक मेथड होता है इसे कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट में तो 16,20,000 ही लेंगे, खर्चा तो 18 लाख हुआ है, तो 1,80,000 रुपए P&L अकाउंट में, प्रोडक्ट की कॉस्ट को नहीं बढ़ाएंगे। केस नंबर 3, हमारा प्रोडक्शन 1,20,000 यूनिट हो जाए, है ना।
तो फिक्स्ड ओवरहेड इज नॉट गोइंग टू चेंज, तो हमारा तो 18 लाख रुपए का ही खर्चा होगा। एक्चुअल में खर्चा 15 हो रहा है, लेकिन हम इसकी वैल्यूएशन किसके हिसाब से कर रहे हैं, 18 के हिसाब से ही कर रहे हैं। तो हमारा जो आउटपुट आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, आउटपुट आएगा, वो 1,20,000 इंटू 15 के हिसाब से आएगा, है ना। तो अब नॉर्मली हम 1 लाख है, 20% आउटपुट ज्यादा आ गया, है ना। तो अगर हम इसे माने कि एबनॉर्मली हाई है ये, तो हम इसे एक्चुअल के बेसिस पे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। यही इसमें लिखा हुआ है कि हम इसे एक्चुअल के बेसिस पे कर सकते। अदर कॉस्ट, इसके अलावा क्या कॉस्ट होती है, देयर में बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री प्रोवाइडेड दे आर इंकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट एंड लोकेशन एंड कंडीशन, दैट इज कॉस्ट ऑफ डिजाइन, है ना। Interest and other borrowing costs are usually considered as not related to bringing the inventory to their present location and condition. तो ये कॉस्ट हमारी यूजुअली इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होती। आपने लोन ले रखा है तो वो कॉस्ट का पार्ट थोड़ी ना हो जाएगा। Interest and other borrowing costs, however, are taken as a part of inventory cost where the inventory necessarily takes substantial period of time to getting ready for sale. जैसे वाइन है, पता चला उसे 2, 4, 5 साल रखना पड़ रहा है, तो हमें उसमें इन्वेंट्री इंटरेस्ट की कॉस्ट को कंसीडर किया जा सकता है। मकान बन रहा है, 5 साल, 2 साल, 3 साल मकान बनने में लग रहे हैं, तो वो मकान बनाकर हम बिल्डर हैं, बेचते हैं, तो वहां पर किया जा सकता है, ठीक है। द स्टैंडर्ड इज साइलेंट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ एमोर्टाइजेशन ऑफ intangibles for ascertaining inventory cost. It nevertheless appears that amortization of intangible related to production, that is patent right of production or copyright for a publisher, should be taken as a part of inventory cost. बोला नहीं है, लेकिन वो अगर रिलेटेड है तो ले लेंगे, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्सचेंज डिफरेंस आर नॉट टेकन एज इन्वेंट्री कॉस्ट, तो उसे पीएनएल में ट्रांसफर कर, फॉरेन एक्सचेंज में जो डिफरेंस होता है। इन्वेंट्री में स्पेसिफिकली क्या है जो लेना ही नहीं है, आपको एबनॉर्मल लॉस नहीं लेना है, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस मटेरियल का हो, एबनॉर्मल लॉस चाहे वो लेबर का हो, आपको वो नहीं लेना है। आपको स्टोरेज कॉस्ट नहीं लेनी है, मतलब रखने का खर्चा नहीं लेना है। एक्सेप्शन हमने पढ़ लिया था, जनरली नहीं लेना। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं लेने, सेलिंग ओवरहेड नहीं लेने, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं लेना, इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट नहीं लेना। लेकिन एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है बोरोइंग कॉस्ट पर, वो ये बोलता है कि आप इसको ले सकते हैं अगर आपका इसे बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ, अभी पढ़ाया नहीं, मैं बता रहा हूँ उसमें क्या लिखा है, S16 में उसमें लिखा है अगर इसे बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कह सकते हो 6-8 महीने या 1 साल से ज्यादा लगता है। तो अगर स्पेसिफिकली इसे बनाने के लिए लोन लिया है तो उसकी कॉस्ट इसमें आ सकती है बनने तक के समय की। आपने जितने समय तक बनाया, बन के तैयार जब तक नहीं होता, जब तक उसे आप कैपिटलाइज कर सकते। ए लिमिटेड है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ए लिमिटेड है, वो अपना फिनिश गुड्स दिखाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। कॉस्ट में वो क्या क्या लेता है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल कॉस्ट सही है, पैकिंग मटेरियल बिल्कुल सही है, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बिल्कुल सही है, नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन लास्ट में गड़बड़ कर दी, ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी लेता है। अब यहां पर गड़बड़ कर दी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो लेता है वो नहीं लेना चाहिए, तो हम कहेंगे बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन इसको क्या करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को एक्सक्लूड करना चाहिए, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, बी लिमिटेड है, ये वैल्यूएशन करते हैं फिनिश गुड्स की प्राइम कॉस्ट पर। ये ठीक नहीं है, प्राइम कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड भी पार्ट होना चाहिए, और कोई और ऐसे खर्चे जो प्रेजेंट लोकेशन या कंडीशन तक लाने के लिए वो भी होने चाहिए, और प्राइमरी पैकिंग मटेरियल भी पार्ट होता है। तो ये तो लिया नहीं इन्होंने, ये ठीक नहीं है। फीफो प्राइम कॉस्ट, फीफो है ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्राइम कॉस्ट पर AS2 के हिसाब से एडवाइजेबल नहीं है ना। तो इसमें फिनिश गुड्स में पैकिंग मटेरियल भी आना चाहिए और फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी आने चाहिए, तो ये ठीक नहीं कर रहे। इलस्ट्रेशन नंबर 3, सी लिमिटेड है,
ये फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन करते हैं लोअर कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू और बाय प्रोडक्ट को नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे, तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एज पर द AS2 कर रहे हैं, बाय प्रोडक्ट नेग्लिजिबल है तो उसे सेलिंग प्राइस पे कर लेते हैं और कॉस्ट में से लेस कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्टेज इज 10%। 10,000 यूनिट हमने इनपुट करी है तो आउटपुट 9,000 यूनिट का ही आएगा। एक्चुअल वेस्टेज जो हो गई 13%, तो 3% एबनॉर्मल वेस्टेज हो गई, 10% नॉर्मल है, एबनॉर्मल हो गई। हमें क्लोजिंग स्टॉक 500 यूनिट है तो उसका वैल्यूएशन करना है। तो देखो सीधी सी बात है, हमने जो कॉस्ट लगाया रॉ मटेरियल 270 रुपए के हिसाब से लगाया, तो इसको ऐसा लिखते हैं 10,000 यूनिट इंटू 270, तो हमारी जो कॉस्ट हो गई वो हो गई 27 लाख रुपए, है ना। अब ये जो 27 लाख रुपए की जो कॉस्ट है, ये हमारी ये यूनिट्स है और ये रुपीस में आ गई। इसमें से नॉर्मल लॉस माइनस कर देते हैं, और नॉर्मल लॉस 10% है और उसका कोई सेलिंग प्राइस नहीं दिया। अगर स्क्रैप वैल्यू होती है तो वो कॉस्ट में से लेस हो जाती है 27 लाख। तो मेरी 1000 यूनिट खराब हो गई, मेरे को प्राइस तो बताया नहीं क्या है ना। तो ये मेरी 9,000 यूनिट की कॉस्ट 27 लाख हो गई, ठीक है ना। तो कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गई मेरी 300 रुपए, ठीक है। तो 300 रुपए मेरी कॉस्ट पर यूनिट हो गई। इस हिसाब से मैं क्या करता हूं कि भैया ये तो नॉर्मल मेरी हो गई। अब मेरा जो एबनॉर्मल लॉस है वो कितना है, मेरा एक्चुअल लॉस हो गया 1300 यूनिट, है ना, 13% हुआ है। इसमें से नॉर्मल लॉस है 1000 यूनिट्स, तो मेरा एबनॉर्मल लॉस कितना है, और ये 300 यूनिट 300 के हिसाब से कितने का हो गया 90,000 के हिसाब से, ठीक है। तो ये 90,000 रुपए के हिसाब से मैं इसे कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर दूंगा, है ना। एक तो तरीका ये, लेकिन यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस हमारा जो हुआ है, अगर हम ये देखें कि एबनॉर्मल लॉस तो पहले हो गया या प्रोडक्शन के बाद हुआ, तो अगर वो प्रोडक्शन के बाद होता है तो उसका मतलब उसमें हमारा फैक्ट्री ओवरहेड भी आएंगे, सब कुछ आएगा। तो यहाँ पर जो हमें लग रहा है कि माल पहले ही खराब हो गया, जैसे माल बन रहा था तो पहले ही खराब हो गया। तो अगर ये पहले ही खराब हो गया तो हम क्या करेंगे, 10,000 यूनिट है 270 की 27 लाख रुपए की, है ना। इसमें से हम पहले एबनॉर्मल लॉस हटा दें, कितना 300 यूनिट 270 के हिसाब से, तो कितने का हो गया ये 81,000। तो ये हमारा इनपुट एक तरीके से 9700 यूनिट हुआ, और कितने का 26,19,000। इसमें से हमने नॉर्मल लॉस माइनस कर दिया 1000 यूनिट, लेकिन अमाउंट में से लेस नहीं किया। तो इसका मतलब हमारा जो आउटपुट है, वो जो फाइनल इनपुट प्राइस है वो 8700 यूनिट का 26,19,000 है ना। अब हमारे पास रो असल में क्या है, हमारे पास 500 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है ना। और कायदे से क्या होना चाहिए, ये जो है ना, ये क्लोजिंग स्टॉक कायदे से ये रॉ मटेरियल का होना चाहिए, क्योंकि फिनिश गुड्स में तो और बहुत सारे खर्चे आ जाए। तो हमारा ये हो गया कॉस्ट। तो इसमें जो तीन क्लोजिंग स्टॉक 500 यूनिट है तो हो जाएगा 26,19,000, ये 8700 है, और ये हमारा 500 यूनिट की कॉस्ट है। कितना है, मुझे निकालना पड़ेगा क्या, कैलकुलेशन ही नहीं आ रही है आपकी। तो 1,50,517 रुपए
ये राउंड ऑफ कर दिया था, रेट पर यूनिट निकाल के राउंड ऑफ कर दिया था, इसलिए 2 रुपए का फर्क आ रहा है। लेकिन अगर ये फिनिश गुड्स है, ये तो मैं रॉ मटेरियल है तो हमारा ये हो जाएगा। लेकिन अगर ये फिनिश गुड्स है, तो ये फिनिश गुड्स है तो ये जो माल खराब हुआ है, ये मतलब वो ये ना प्रोसेसिंग में अगर खराब हुआ है तो हमें कायदे से इसको हम ये कह सकते हैं कि हमारा माल लग गया। अगर हमें और कॉस्ट वगैरह दे रखी होती है तो एबनॉर्मल लॉस हम फिनिश गुड्स की लास्ट में माइनस करते, उसमें हम अदर कॉस्ट को भी ऐड कर लेते। लेकिन फिलहाल इसमें हमें ऐसे सॉल्यूशन दिया हुआ है और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन और एग्जाम का ही सॉल्यूशन है, तो ऐसा करना ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, एबनॉर्मल लॉस जो होगा 1,50,517 ये P&L अकाउंट में जाए। हमारी लैंडेड कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है नॉर्मल लॉस से। इलस्ट्रेशन नंबर 5 डी लिमिटेड है, ये 240 रुपए की प्राइम कॉस्ट पे माल बनाते हैं और इनके फैक्ट्री ओवरहेड जो हुए हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड 25 लाख हुए हैं, जिसमें से 40% फिक्स्ड है, तो 10 लाख फिक्स्ड है और 15 लाख वेरिएबल है। कंपनी की नॉर्मल आउटपुट है 10 लाख, लेकिन इन्होंने बनाई है 20 लाख, तो ये तो एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन हो गया। अब एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन में तो एक्चुअली रेट लेना पड़ेगा हमें फैक्ट्री ओवरहेड, है ना। एबनॉर्मल हाई में हमने क्या कहा था, नॉर्मल कैपेसिटी की बजाय एक्चुअल के हिसाब से ले लेंगे। हमारे पास 1 लाख यूनिट अनसोल्ड है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख, हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है। तो देखिए प्राइम कॉस्ट तो 240 है, इसमें ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें फिक्स्ड भी है और वेरिएबल है। फिक्स्ड है 10 लाख रुपए, 40% फिक्स्ड है तो 10 लाख है ना। इसे नॉर्मल प्रोडक्शन से डिवाइड करते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करते हैं 10 लाख से, लेकिन यहाँ एबनॉर्मल हाई होने की वजह से इसे हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एक्चुअल आउटपुट से 20 लाख से, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 1 लाख है। तो 1 लाख में हमारा कितना फिक्स कॉस्ट का पार्ट होगा ये पता चल जाएगा, कितना आ रहा है, या पर यूनिट ही निकाल लो क्योंकि ये पर यूनिट है, कितना है 50 में से। और वेरिएबल की बात करते हैं, वेरिएबल तो लेते ही हम किस हिसाब से हैं, पर यूनिट के हिसाब से। तो वेरिएबल है हमारा खर्चा 15 लाख 20 लाख यूनिट के लिए, तो वो 75 पैसे का खर्चा है, तो टोटल मिलाकर 241 रुपए 25 पैसे का खर्चा हो जाएगा। और आउटपुट हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक में है वो 1 लाख यूनिट है ना। अ, 22 करोड़ 41 लाख 25,000, ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक है, हम चाहते तो इसको यहाँ 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देते, टोटल में आ जाता ये 2 करोड़ 40 लाख, और इसको मैं सीधा 1 लाख से सीधा मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पर मेरा आ जाता 50,000, यहाँ आ जाता 75,000, और ये टोटल यही आ जाता। ठीक है, वो भी कर सकता था मैं, कोई टेंशन नहीं। इसके बाद है हमारे पास मेथड्स, कि कौन से मेथड से स्टॉक की वैल्यूएशन करनी चाहिए, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमें कौन कौन सी, नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं उनको कैसे वैल्यूएशन